कि तीसरा टर्म मोदी जी का पूरा नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि अमित शाह जी प्रधानमंत्री बन पाएंगे। योगी जी एक दिन भारत के प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे, इसमें कोई दो मत है ही नहीं। तो बहुत कुछ ऐसा होगा जिसकी लोगों ने उम्मीद नहीं करी। राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री कभी भी नहीं बन पाएंगे, ये मैं आज आपको कह रहा हूँ। प्रियंका गांधी की जो कुंडली है, मुझे ऐसा लगता है वो कभी ना कभी किसी स्टेट की चीफ मिनिस्टर बन सकती है। तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि ममता जी इसके बाद नहीं आएगी। ममता दीदी का आखिरी इलेक्शन है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ अंकित त्यागी जी हैं जो आज हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं जिसकी तलाश आप यूट्यूब पे करते, गूगल सर्च करते हैं। मोदी जी के बारे में जानना चाहते हैं, योगी जी नए प्रधानमंत्री बनेंगे, कब बनेंगे, मोदी जी अपना कार्यकाल पूरा क्यों नहीं कर पाएंगे। तो अंकित जी आज इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ उपस्थित है। अंकित जी नमस्कार, जय श्री राम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम, आपका भी बहुत आभार और सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम। पहले भी आपने एक प्रोडिक्शन की थी, 3 टर्म तक प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी जी। फिर आपने ये भी कहा था कि वो तीसरा कार्यकाल जो होगा वो पूरा नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, प्लीज थोड़े डिटेल में बताइए कि तीसरा कार्यकाल क्या पूरा नहीं कर पाएंगे, और नहीं कर पाएंगे तो क्यों नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल संदीप जी, ये प्रोडिक्शन मैंने उस समय ही की थी जिस समय मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित किया गया था। वो कुंडली मैंने बनाई थी जब उनको प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित किया था। उसके बाद जब मोदी जी का शपथ ग्रहण हुआ, वो कुंडली भी मैंने बनाई। मोदी जी की पर्सनल कुंडली भी, जो मेरे पास डिटेल्स अवेलेबल है, वो भी मैंने एनालिसिस की। और सारा एनालिसिस करने के बाद इस निर्णय पर मैं पहुंचा था कि मोदी जी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करेंगे, लेकिन अपना तीसरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। और इस बात पर मैं आज भी अडिग हूँ। क्यों नहीं कर पाएंगे वो हरी इच्छा, प्रभु जाने। क्या कारण रहेंगे, क्यों नहीं होगा, वो सब तो प्रभु की इच्छा होती है। लेकिन ऐसा मुझे आज भी लगता है कि मेरी गणनाएं जो है वो ऐसा स्ट्रॉन्ग इशारा आज भी कर रही है कि तीसरा टर्म मोदी जी का पूरा नहीं होगा। अब उसके पीछे क्या कारण होंगे, क्या नहीं होंगे, उस बारे में कोई नहीं बता सकता। लेकिन ज्योतिषीय गणनाओं के बहुत स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन मेरी कह रही है। अच्छा, कुछ ऐसा भी आपको दिखाई देता है कि कोई बाहरी शक्तियां या उनको जबरदस्ती हटाया जाएगा, या फिर इसके बारे में आप डिटेल में नहीं बता सकते। ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई बाहरी शक्तियां या कोई फोर्सफुली उनको हटा सकता है, लेकिन कार्यकाल पूरा नहीं होगा, ये मैं जरूर कह सकता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर अपने आप ऑब्वियसली आ जाता है कि जब वो हटेंगे तो दावेदार कौन कौन होंगे, क्योंकि कई नाम आते हैं, जैसे जयशंकर जी का भी नाम आता है, अमित शाह जी का नाम आता है, नितिन गडकरी जी ने भी अपने आप को एज ए पीएम कैंडिडेट पोर्ट्रे किया था पिछले इलेक्शन में भी। तो क्या लगता है कौन बनेंगे अगले प्रधानमंत्री भारत के। देखो, अगर मैं एनालिसिस की बात करूं कौन बनेगा, ये तो एग्जैक्ट भारतीय जनता पार्टी में कहना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि डिसाइड तो उनकी ही जो संसदीय समिति है वही सब लोग करते हैं। तो वो हमारा कार्य नहीं है। लेकिन अगर मैं कुंडलियों की गणना करूं तो मुझे योगी जी की कुंडली बहुत स्ट्रांग नजर आ, वेरी स्ट्रांग। और मैं एक बात मैंने हमेशा से बोलता रहा हूं, ये पिछले लगभग 10 वर्षों से मैं बोल रहा हूं, और ये मैं आज भी बोल रहा हूं कि योगी जी एक दिन भारत के प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे, इसमें कोई दो मत है ही नहीं। अब वो अभी बने या बाद में बने वो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं कुंडली एनालिसिस का देखूं तो मुझे उनकी कुंडली बहुत स्ट्रांग नजर आती है। एस जयशंकर जी की कुंडली मुझे बहुत स्ट्रांग नजर आती है। ये दो कैंडिडेट ऐसे हैं जो मेरी नजर में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पद को सुशोभित कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है मोदी जी के बाद। लेकिन योगी जी प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे, जयशंकर जी बने या ना बने, कुंडली उनकी भी बहुत स्ट्रांग है। बट योगी जी का प्रधानमंत्री बनना तय है। और एक बात मैं और बता दूं आपको, हम्म। योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो बहुत कुछ ऐसा होगा जिसकी लोगों ने उम्मीद नहीं करी होगी। भारत को एक नई ऊंचाइयों पर वो ले जाएंगे। कहीं ना कहीं हिंदुत्व का, सनातन का ध्वजा पूरे विश्व में लहराएगा। ये डेफिनेट है। मैं आज के आपके पॉडकास्ट पर बोल के जा रहा हूं, ये पॉडकास्ट भी यहीं रहेगा, हम भी यहीं हैं, आप भी यहीं हैं। देखते हैं क्या होता है, और ये होना है। अच्छा, अमित शाह जी का भी कुछ आपने कुंडली देखी है, उनके क्या, कैसी कुंडली है, क्या उनके भी चांसेस हैं। अमित शाह जी की एक्चुअल कुंडली मुझे नहीं मिल पाई। जो डिटेल्स हैं उनकी, उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं दो तीन डिटेल्स मुझे मिली हैं, तो उसमें मैं कंफ्यूज हूं कि कौन सी सही है कौन सी गलत है। बट जहां तक मुझे जनरली लगता है, मेरे अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता कि अमित शाह जी प्रधानमंत्री बन पाएंगे। दो एक्चुअल कुंडली मेरे पास नहीं है, तो मैं इस विषय में कोई प्रोडिक्शन नहीं करूंगा। अच्छा, एक और जो, अब मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में नहीं, राहुल गांधी के बारे में पूछना चाहूंगा कि आई डोंट नो आपने कुंडली देखी है नहीं देखी है। अगर देखी है तो राहुल गांधी की कुंडली क्या कहती है, क्या वो प्रधानमंत्री बनेंगे या किसी ऐसे पद पर जिससे कि बहुत बड़ा पद होगा भारत सरकार में। 100% नो। राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री कभी भी नहीं बन पाएंगे, ये मैं आज आपको कह रहा हूं। ये आप नोट कर लीजिएगा, वो कभी भी इस देश के प्रधानमंत्री आज नहीं, कभी भी नहीं बनेंगे।
ये डेफिनेट है। एक बार को अगर मैं बात करूं प्रियंका गांधी की, उनकी हम्म। कुंडली भी मैंने देखी है। प्रियंका गांधी की जो कुंडली है, मुझे ऐसा लगता है वो कभी ना कभी किसी स्टेट की चीफ मिनिस्टर बन सकती है, प्राइम मिनिस्टर बने, ऐसा उनकी कुंडली में भी कोई प्रबल योग मुझे नजर नहीं आता है। तो क्षमा कीजिएगा, और कांग्रेस पार्टी की कुंडली भी मैंने देखी है, हम्म। वहां भी मुझे बहुत आसानी से अभी बहुत लंबे समय तक कोई विशेष सक्सेस नहीं दिखती है। बिहार के भी इलेक्शन हुए थे, बिहार के इलेक्शन के बारे में भी थोड़ा जानना चाहूंगा कि उसमें भी आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसमें आपने बताया था कि बीजेपी आएगी, राइट? बिल्कुल, प्रशांत किशोर की पार्टी 0 to 5 लेकर के आएगी, हम्म। 0 ही आई। मैंने ये भी कहा था महागठबंधन 100 का आंकड़ा पार नहीं करेगा, नहीं किया। मैंने ये भी कहा था बीजेपी एनडीए सरकार बनाएगी, एनडीए ने सरकार बनाई। प्रशांत किशोर के बारे बिल्कुल। में किसी ने नहीं कहा था पूरे इंटरनेट पर कि वो 0 सीट लेकर के आ सकते हैं, एकमात्र मैं था जिसने कहा था। बिल्कुल। हालांकि मुझे प्रशांत किशोर जी की कुंडली नहीं मिली थी, लेकिन उन्होंने जो पार्टी बनाई उस पार्टी की कुंडली का एनालिसिस मैंने किया था, और ये मैंने उसी समय बोल दिया था, और एक नहीं कई पॉडकास्ट में मैंने ये बोला था। सब लोग सरप्राइज थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम्म। उस समय तो प्रशांत किशोर की बड़ी हवा थी जब मैं बोल रहा था। हम्म। सब लोगों को लग रहा था ऐसा कैसे हो जाएगा, लेकिन देखते हैं क्या होता है, और वही हुआ। हम्म। राइट। अच्छा, अभी आपने पार्टी की भी बात की कि पार्टी की कुंडली की भी, तो अभी बीजेपी की कुंडली के बारे में बात करते हैं। जो बंगाल का इलेक्शन होने वाला है, जिसका सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो इसमें दो चीजें हैं। एक तो, क्या आपने ममता बनर्जी की कुंडली देखी है? और क्या बीजेपी की बंगाल से रिलेटेड जो अगर आपने कुंडली देखी, क्या लगता है कि बंगाल में कौन आएगा? देखिए, ममता जी की कुंडली अवेलेबल नहीं है कहीं भी एक्चुअल, लेकिन उनकी पार्टी की कुंडली अवेलेबल है। और ओके। मैं एक बात आपको कह दूं कि ममता जी की जो पार्टी है टीएमसी, उसकी कुंडली बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छी कुंडली है। लेकिन मैं दो चीजें यहां पर मेंशन करना चाहूंगा संदीप जी। हम्म। अगर बंगाल में इलेक्शन वैसे हों जैसे बाकी के स्टेट्स में होते हैं भारतवर्ष में, बिना किसी धांधली के, बिना किसी गुंडागर्दी के, बिना किसी दबाव के, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि ममता जी इसके बाद नहीं आएगी, ममता दीदी का आखिरी इलेक्शन है, खत्म। आखिरी? लेकिन आखिरी इलेक्शन है, जीतते हुए दिख रही है मुझे। इलेक्शन लड़े ना लड़े वो उनका पर्सनल मैटर है, बट जीतते हुए मुझे नहीं दिख रही। इसके बाद वो सीएम बनती नहीं दिख रही है किसी भी हाल में। बंगाल में ममता दीदी रिपीट होती नहीं दिख रही है। लेकिन अगर वहां इलेक्शन ही अभी भी अच्छे से नहीं हो पाते, जैसे होते हैं सबको पता है कैसे होते हैं, तो वैसे ही होते रहते हैं, तो फिर उस विषय पर तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा भाई। फिर तो क्या ही कहा जा सकता है। वैसे मुझे लगता है कि भारत सरकार को, इलेक्शन कमीशन को ध्यान देना चाहिए, अच्छे से इलेक्शन हो, तो मुझे प्रबल उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बनेगी। ऐसी मेरी गणना है, बहुत स्ट्रांग इशारा कर रही है। बिल्कुल। अभी बंगाल में एसआईआर भी हो रहा है, जो बिहार में भी किया गया था। तो बिल्कुल, पूरा इलेक्शन कमीशन अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहा है, और बीजेपी ने भी, जहां बहुत पे बहुत पिछले अच्छा, बहुत 15। पॉजिटिव हम्म। अप्रोच है इलेक्शन कमीशन की भी, और मैं सराहना करता हूँ। ये पूरे देश में होना चाहिए। हम्म। देखिए, किसी भी बाहरी व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो, मैं बंगाल की बात नहीं करता, उसको वोट का अधिकार होना ही नहीं चाहिए। वोट देने का अधिकार हम भारतीयों को होना चाहिए। कोई भी बाहर का व्यक्ति अगर आकर के वोट दे रहा है, तो वो कहीं ना कहीं हमारी जो लोकतंत्र है उसको कमजोर कर रहा है। तो उसमें कोई, लोकतंत्र में किसी बाहरी व्यक्ति की जगह होनी ही नहीं चाहिए कभी भी। तो मैं इस कदम की बहुत सराहना करता हूँ। बिल्कुल। चलिए देखते हैं, होपफुली आपकी बातें सही हो, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि वहां पे जो बंगाल में गुंडा राज है वो खत्म हो, और लोग शांति से जी पाए, जो हिंदुओं के साथ अत्याचार होते हैं वो भी ढंग से जी पाए। अच्छा, अब कुछ जो नॉर्मल जो क्वेश्चन होते हैं लोगों के, अपने समस्याओं से रिलेटेड भी होते हैं, जैसे कि अभी ममता बनर्जी की बात कर रहे हैं, उससे रिलेटेड भी है ये। कई लोग कहते हैं कि ममता बनर्जी काला जादू करती हैं, इसलिए वो जीत जाती हैं। तो क्या काला जादू होता भी है? और अगर होता भी है तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं? नेगेटिविटी होती है, क्या होता है? कैसे लोग देख सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं? प्रदीप जी, अगर मैं ये कहूं कि ब्लैक मैजिक नाम की कोई चीज नहीं होती, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। चीजें होती हैं, 100% होती हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ये बहुत आसान है, तो वो भी नहीं। ज्यादातर लोगों को, जिनको लगता है कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक कर दिया है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है, 90% केसेस में मेरे पास जो लोग आते हैं उनके मन का वहम होता है। 10% केसेस में एक्चुअल में कुछ होता है, ये सच्चाई। तो सबसे पहले मैं दर्शकों से भी बताना चाहूंगा कि आपको डरना नहीं है। अगर कोई आपको ये कह करके डरा रहा है कि आपके ऊपर काला जादू, ब्लैक मैजिक किया गया है, या आपकी प्रॉब्लम उस वजह से है, तो एक बार आप किसी अच्छे ज्योतिष के पास जाइए, अपनी कुंडली का एनालिसिस कराइए, जरूरी है। तो होती सब चीजें हैं, लेकिन बहुत कम होती हैं, डरने की जरूरत नहीं है। आप जाइए, उसका बहुत अच्छे से समाधान संभव है ज्योतिष के माध्यम से, और इजीली किया जा सकता है।
घर में अगर नेगेटिविटी वगैरह दिखाई देती है, क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे लोग उसका निवारण कर सकते हैं? कई बार होता है ना कि कुछ भी चीजें ठीक नहीं हो रही हैं। देखिए संदीप जी, जब भी नेगेटिविटी की बात होती है, नकारात्मकता किसी भी घर में हो, किसी भी इंसान के ऊपर हो, कहीं ना कहीं उसको डिस्टर्ब करती है, परेशान करती है, इसमें दो मत कभी हो ही नहीं सकते, ये सच्चाई है। अच्छा, नेगेटिविटी अगर है तो उसकी पहचान कैसे करें, सबसे पहले वो चर्चा कर लेते हैं। अगर आपका कोई भी काम बहुत ज्यादा बनते बनते बिगड़ रहा है, या आपको घर में आते हो तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि बाहर बहुत अच्छा था, घर आने के बाद ही प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ रही हैं, मन नहीं लग रहा है, आपस में बहुत ज्यादा कलह है, घर में कलेश, लोगों के बीच में बहुत ज्यादा मनमुटाव हो गया है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, लोगों के बीच में आपसी प्यार खत्म हो रहा है, बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे हैं, कोई इंसान गलत रास्ते पर है, गलत आदत का शिकार होता जा रहा है, तो वो सब कारण होते हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कहीं ना कहीं कोई नेगेटिविटी है। अब वो नेगेटिविटी आपकी कुंडली के ग्रहों को भी लेकर के हो सकती है, और वो नेगेटिविटी आपके घर की भी हो सकती है, दोनों रीजन हो सकते हैं इसके पीछे। तो हमें दोनों को डिटेल में समझना होता है। अगर घर में किसी के में नेगेटिविटी है और किसी को ऐसा लग रहा है, तो वैसे तो कुंडली एनालिसिस करा ले, बहुत अच्छा है, वरना मैं एक बहुत अच्छा उपाय बता के जा रहा हूँ लोगों को, ये भी कर लेंगे तो लाभ हो जाएगा। थोड़ा सा कपूर ले लीजिएगा, आपको एक प्लेट में रख लो, किसी बड़ी सी प्लेट में अच्छे से रखो, उसको जलाओ शनिवार की शाम को, और थोड़ी पीली सरसों अगर ले सकते हो तो उस पर आप डाल दो कपूर के ऊपर, और उसका जो धुआं है वो पूरे घर में आप रात को, शनिवार की रात को घुमा दो, उसके बाद आप सो जाओ, और वो फेंक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आप कर दीजिएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 100% मैं कहता हूँ कुछ ही हफ्तों में बहुत ज्यादा पॉजिटिव माहौल होना शुरू हो जाएगा, घर में बहुत सारी समस्याएं आपकी अंत होना शुरू हो जाएंगी, और आप फील करेंगे घर के लोगों के बीच में प्यार बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये बहुत अच्छा उपाय है। दूसरा, जिस घर में सुबह शाम भगवान का नाम लिया जाता है, वहां नेगेटिविटी आसानी से टिकती नहीं है संदीप जी। तो मैं कहता हूं हमेशा आप एक काम जरूर करो, घर में सुबह शाम भगवान के भजन या आरती जरूर चलाओ। आप यूट्यूब से चलाओ, किसी अन्य ऑडियो माध्यम से चलाओ, आज तो बहुत ऑप्शंस, लैपटॉप डेस्कटॉप जैसे भी आप चलाना चाहें, बहुत ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन वो आपको जरूर करना चाहिए। जिस घर में सुबह शाम भगवान का भजन होता है, जिस घर में सुबह शाम भगवान की आरती या भजन चलाए जाते हैं, वहां नेगेटिविटी नहीं टिकती, वहां टिकती है तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी, वहां दरिद्रता नहीं टिकती, वहां टिकती है तो सिर्फ और सिर्फ माँ लक्ष्मी। और जहां माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, वहां दरिद्रता का आगमन नहीं होता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद ये बताने के लिए अंकित जी, काफी लोगों को इससे फायदा भी होगा। अच्छा, जी। अब एक एक क्वेश्चन जो मेरा भी था कि कोई ऐसा इंसिडेंट बता सकते हैं कि जिससे दर्शकों की कि किसी को आपने किसी प्रॉब्लम से निकाला हो, किस तरीके की वो प्रॉब्लम थी और क्या उसका आपने हल दिया? ऐसे तो संदीप जी हजारों केसेस हैं। देखिए, मैं 12 वर्ष की उम्र से ज्योतिष पढ़ रहा हूँ, और प्रोफेशनली भी करते हुए मुझे काफी समय हो गया। तो ऐसे तो हजारों केसेस हैं, एक की तो मैं क्या ही बात करूं। आप किस सेंस में पूछना चाह रहे हैं मेरे से, पूछे, मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दे दूंगा। किसी का कोई भी घरेलू अगर कोई प्रॉब्लम हुई हो रिसेंटली ही, कुछ कोई प्रॉब्लम हो। अभी अभी रिसेंट का कुछ दिन पुराना केस मैं आपको बता रहा हूँ। वो बहुत समय से वो लेडी थी, वो डिप्रेशन में थी, और ऑलमोस्ट वो कम से कम 10-12 साल से डिप्रेशन की दवाइयां खा रही हैं, और कंटिन्यू दवाइयां बढ़ती जा रही हैं, कंटिन्यू बढ़ रही हैं, हर महीने, हर 2 महीने, 4 महीने में कुछ ना कुछ जो डोज है दवा की वो बढ़ती जा रही है। हम्म। सडनली उन्होंने अपने हस्बैंड को कहा कि मुझे मिलना है अंकित जी से जाकर के, और अच्छी बात यह कि मेरे ऑफिस के सामने वाले अपार्टमेंट में वो लोग रहते हैं, ठीक है। तो उनके हस्बैंड एस्ट्रोलॉजी नहीं मानते थे, तो उन्होंने मेरे कहा, जिद करी उन्होंने, तो ठीक है, उन्होंने कहा चल लेता हूँ, मुझे तो भरोसा नहीं है एस्ट्रोलॉजी पे। तो आए, तो उन्होंने पहली चीज मेरे से ये कही, अंकित जी मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं मानता, बट मेरी वाइफ को बहुत भरोसा है आपके ऊपर, वो आपके शो वगैरह जो भी प्रोग्राम है आपके देखती हैं। उन्होंने कहा नहीं, मेरे को अंकित जी से मिलना है, तो मैं लेकर के आया। तो मैंने कहा आप बैठिए, मैं आपको एस्ट्रोलॉजी पे आज के बाद आप भी भरोसा करना शुरू कर देंगे। मैंने उनकी कुंडली का एनालिसिस किया, आधे पौने 1 घंटे हमारी बात हुई आराम से। उसके बाद मैंने उनको कुछ रेमेडीज बताई, मैंने कहा आप ये करना शुरू कीजिए, अभी 1 से 1.5 महीने में आपको फर्क दिखेगा। आप विश्वास नहीं करेंगे संदीप जी, अभी लगभग 2-2.5 महीने हो चुके हैं ऑलमोस्ट, मोटा मोटा जो मैं मेरे को याद है, और उनकी जो दवाइयां डिप्रेशन की वो आधी हो चुकी है, और धीरे धीरे भगवान ने चाहा तो 1-1.5 साल के अंदर बंद हो जाएंगे। हाँ, मेडिकल ट्रीटमेंट मैंने नहीं बंद कराया है, क्योंकि मेडिकली आपको ट्रीट डॉक्टर ही करेगा, मैं नहीं कर सकता, मेरा कार्य नहीं है वो। कोई ज्योतिष अगर ये कह रहा है कि मैं आपको ट्रीट कर दूंगा, मैं चुटकी बजा के आपका घुटने का दर्द ठीक कर दूंगा, मैं 2 और 4 नंबर लिख के आपका घुटने का दर्द ठीक कर दूंगा, वो सब बेवकूफ बनाने वाली चीजें हैं, उनसे दर्शकों को सावधान रहना है। कोई किसी, आजकल बहुत सारी चीजें आप देख रहे हैं मार्केट में, लोग कहते हैं कि रात को ये करो सुबह धन वर्षा हो जाएगी, रात को 2 लौंग 2 इलायची जला दो, सुबह जो है करोड़पति बन जाओगे आप, आपकी कर्ज मुक्ति हो जाएगी। तो दर्शकों को भी समझना है कि ये सब चीजें प्रैक्टिकल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये सब बेवकूफ बनाने की चीजें, इससे हमें बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। ज्योतिष वही है जो आपको डराए ना, ज्योतिष वही है जो आपको बिल्कुल परेशान न करे, ज्योतिष वो है जो आपको सही रास्ता दिखाए, ज्योतिष वो है जो वो रास्ता दिखाए जो आपको भगवान से जोड़ता हो, उपाय वही होते हैं।
ये सब उपाय कि आप घुट्टे पर 3 और 4 लिख लो या 2 और 6, कुछ भी नंबर जो बोलते हैं लोग वो लिख लो और आपका घुट्टे का दर्द ठीक हो जाएगा, तो फिर तो हॉस्पिटल बंद कर देने चाहिए हमें। इतने बड़े बड़े ऑर्थोपेडिक सर्जन जो नी रिप्लेसमेंट वाले, उनकी जरूरत ही खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सब कहानियां हैं, इनसे हमें बचना होगा। ये सब मनगढ़ंत चीजें हैं, ज्योतिष ये है ही नहीं। लोगों को सबसे पहले ये समझना है कि ये ज्योतिष नहीं है। ज्योतिष एक्चुअल में जो है वो कुछ और है, वो लोगों को दिखाया नहीं जाता। असली हम्म। ज्योतिषी वही है जो आपको सही बता दे। मेरे पास बहुत लोग आते हैं संदीप जी, ये केस मैं भी बता रहा हूं, बहुत ज्यादा पुराना केस नहीं, आई थिंक 1 साल पुराना केस है। उस व्यक्ति के पास 3 साल से नौकरी नहीं थी, 3 वर्ष से लगभग। वो व्यक्ति मेरे पास आया, मैंने कहा भाई अभी 6 महीने तेरी और नौकरी नहीं लगेगी। बड़ा परेशान, कह रहा गुरुजी 6 महीने में तो मर जाऊंगा। मैंने कहा नहीं नहीं, मरना वरना नहीं है भाई, थोड़ा आराम से शांति से जियो। उसने कहा नहीं गुरुजी नौकरी तो चाहिए। मैंने कहा भाई नहीं लगेगी। वो 1 2 जगह और गया, घूम घाम के आया, किसी ने कहा 1 महीने में लगेगी, किसी ने कहा 15 दिन में लगेगी, ये कर लो। कुल मिलाकर के 6 महीने नौकरी नहीं लगी, 8वें महीने में उसकी नौकरी लग गई। उसके बाद वो व्यक्ति नौकरी लगने के 2 3 महीने बाद मेरे पास आया और उसने कहा गुरुजी हकीकत में आपने जो बताया वही हुआ। 6 महीने क्या, 7 महीने नौकरी नहीं लगी, 7वें महीने में इंटरव्यू शुरू हुआ। 8वें महीने में जाकर के मुझे ऑफर लेटर मिला और मैंने ज्वाइन कर लिया, 2 3 महीने हो गए हैं। और लेकिन मुझे बहुत लोगों ने घुमाया, बहुत लोगों ने बहकाया, बहुत लोगों ने बरगलाया, किसी ने कहा 15 दिन में, किसी ने कहा महीने में। देखो, क्यों बहकाना है, क्यों झूठ बोलना है, मुझे एक चीज समझ नहीं आती। ज्योतिष का कार्य किसी को खुश करना या दुखी करना नहीं है भाई। आप मेरे से अगर कुछ पूछते हैं संदीप जी, तो मेरा काम ये नहीं कि मैं आपको खुश करने के लिए अच्छी अच्छी चीजें बता दूं, नहीं। अगर मुझे दिख रहा है कि आपका समय खराब है, तो मेरा कार्य आपको बताना कि आपका ये समय खराब है, आप सावधान रहिए इतने दिन तक, और आपको ये उपाय बता रहा हूं, ये आप करिए। आप करेंगे तो निश्चित रूप से ज्योतिष के माध्यम से लोगों का जीवन बदला जा सकता है। अगर कोई ये कहता है कि ज्योतिष के माध्यम से जीवन नहीं बदला जा सकता, आप आइए मेरे पास, मैं दावे के साथ कहता हूं कि ज्योतिष के साथ आप जीवन अपना बदल सकते हैं। लेकिन कौन बदलेगा? आप खुद। मैं नहीं बदल सकता। कोई ज्योतिष अगर कह रहा है कि मैं आपका भाग्य बदल दूंगा, नहीं। कोई ज्योतिष कह रहा है मैं आपको आशीर्वाद दे दूं, आपकी तकदीर बदल जाएगी, नहीं। झूठ बोल रहा है। ज्योतिष आपको सिर्फ रास्ता दिखाएगा, अगर आप उस रास्ते पर चलते हैं तो आप खुद अपना भाग्य बदल सकते हैं, और हजारों लाखों लोगों का भाग्य बदला है। ऐसे मेरे पास हजारों एग्जाम्पल्स हैं, और मैं हवा में बातें नहीं करता, आइए मेरे पास डेटा अवेलेबल है हजारों लोगों का, अच्छा जिनका भाग्य बदला है, जिनकी चीजें अच्छी हुई हैं, हम्म। जिनका जीवन बदला है। ये तो मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए, ऐसे मैंने कहा ना, ऐसे तो हजारों से ज्यादा एग्जाम्पल्स है। ऐसे ऐसे केसेस हैं जहां लोगों को 10 10 सालों से, 15 15 साल से संतान नहीं थी, हो गई। हम्म। कैसे हुई? मैंने कुछ नहीं किया, प्रभु करने वाले, मेरी तो कोई औकात ही नहीं। मैं कहता हूं मैं तो ज्योतिष का बहुत छोटा सा विद्यार्थी हूं, क्योंकि ज्योतिष इतना बड़ा विषय है कि मैं 7 जन्म भी पढ़ूंगा तो शायद कम पड़ जाए। तो मैं तो ज्योतिष का छोटा सा विद्यार्थी हूं, और आजीवन विद्यार्थी रहूंगा, आज भी विद्यार्थी हूं। लेकिन कैसे हुआ? कुंडली का प्रॉपर एनालिसिस, सही गाइडेंस, सही समय, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और सही और सटीक उपाय, वो अगर लोगों को बता दिए जाए, वो अगर लोगों तक पहुंचा दिए जाए, तो निश्चित रूप से आपकी प्रॉब्लम का समाधान होता है। कई बार मेरे पास लोग आते हैं, गुरुजी संतान नहीं हो रही, मैं मना कर देता हूं भाई नहीं होगी। जिस केस में मुझे दिख रहा है नहीं होगी, वहां मैं झूठ भी नहीं बोलता कि नहीं आप ये करो हो जाएगी, वो करो, नहीं है तो नहीं है। अगर है तो मैं साफ बोलता हूँ भाई ये उपाय करो, निश्चित रूप से प्रभु ने चाहा तो आपके घर में जो है किलकारियां गूंजेगी। और ऐसे एक नहीं, ऐसे कई सौ केसेस है जिनको शादी के 10 10 15 15 साल बाद संतान हुई, मेडिकल रिपोर्ट्स ओके थी। देखो मेडिकली कोई प्रॉब्लम है तो उसमें तो ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना आप कुछ कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ किसी को शादी के बाद संतान नहीं हो रही, सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाओ, मेरे पास बताना भाई। क्योंकि ट्रीटमेंट डॉक्टर करेगा, वो मैं नहीं कर सकता, मैं मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूं। ट्रीटमेंट डॉक्टर करेगा। अगर आपकी मेडिकल रिपोर्ट ओके है, डॉक्टर कहता है सब कुछ ओके है, फिर भी संतान नहीं हो रही, तो किसी अच्छे ज्योतिष को कुंडली दिखा लेना, दोनों हस्बैंड वाइफ की दिखानी पड़ेगी उस केस में। मैं कहता हूं कहीं ना कहीं से आपको रास्ता मिल जाएगा, और आपके घर में किलकारियां गूंजेगी, आपका आंगन खुशियों से गूंजेगा। अच्छा अंकित जी, आपने बताया कि अभी एक एग्जाम्पल दिया था कि वो जिस व्यक्ति की जॉब नहीं लग रही थी 6 महीने, आपने बताया कि इलाज के बाद कुछ समाधान के बाद हो सकता है। तो क्या उसने ये नहीं पूछा कि 6 महीने तक मेरी नौकरी नहीं लगेगी, तो आप मुझे कुछ कीजिए जिससे 6 महीने पहले लग जाए? क्या उसमें कुछ नहीं हो सकता था? अच्छा। देखिए संदीप जी, अगर मुझे कोई चीज दिख रही है कि ये कार्य नहीं हो रहा है इतने समय तक, वो नहीं होगा, समझना होगा। हम उपाय क्या करते हैं, उपायों की मैं चर्चा कर लेता हूं। उपाय से कैसे लाभ होता है? उपाय आपकी चीजों को सुगम बना देते हैं, आपकी चीजों को आसान बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको कहीं किसी एक डेस्टिनेशन पर जाना है, और आप एक रास्ते से जा रहे हो जो लगभग 20 या 30 किलोमीटर लंबा है। वही मुझे एक शॉर्टकट पता है, और मैं आपको बोलूंगा संदीप जी आप इस रास्ते से निकलिए, ये हार्डली 8 या 10 किलोमीटर आपको चलना होगा, और आपको उसी डेस्टिनेशन पर पहुंचा देगा। बस ये काम उपाय करते हैं। अगर मैं कहूं कि उपायों से मैं आपकी चुटकी बजा के आपका भाग्य बदल दूंगा, तो कोई नहीं कर सकता भाई। ठीक है? उपाय का मतलब ये नहीं है कि आप मेरे पास आए तो मैंने आपको जादू की छड़ी आपके सर पे घुमाई और आपकी नौकरी लग गई, ऑफर लेटर हाथ में, नहीं। मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी।
आपको ही सारे कार्य करने पड़ेंगे। मैं आपको बता सकता हूं इतने समय में आपका कार्य हो जाएगा, और आप ये कार्य इसके साथ ये उपाय कर लीजिएगा, तो आपको थोड़ा सा मदद मिल जाएगी। हो सकता है जल्दी हो जाए और आसानी से हो जाए, कम एफर्ट में हो जाए। उपाय कौन से? जो आपको भगवान से जोड़े। फर्जी उपाय बिल्कुल नहीं। केवल वही उपाय काम करते हैं जो आपको प्रभु से जोड़े, क्योंकि अगर आपका वक्त कोई बदल सकता है तो वो केवल और केवल भगवान है। बाकी दुनिया में कोई आपका वक्त नहीं बदल सकता। इसलिए उपाय वही होने चाहिए जो आपको प्रभु से जोड़ते हो। बिल्कुल। अभी जॉब की बात की तो कई लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि अगर, या फिर बिजनेस भी करते हैं कि कोई डील नहीं आ रही है या फाइनल सेल नहीं हो रही। पहले बिजनेस की बात, उसकी जॉब की बात कर लेते हैं कि किसी की स्टेबिलिटी नहीं बिल्कुल। है, प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, या किसी की जॉब नहीं लग रही है। तो क्या अगर उसकी कुंडली में, आपने बताया कि कुंडली में लिखा है तो नहीं लगेगी, या कुछ उपाय हैं स्टेबिलिटी के लिए, प्रमोशन के लिए लोग कर सकते हैं? 100% उपाय है, इसमें कोई दो मत नहीं है। निश्चित रूप से उपाय किए जा सकते हैं और लोगों को लाभ होता है। कई लोग, कई कुंडलियां मेरे पास ऐसी आती है कि उसमें कुछ ग्रह ऐसे बैठे होते हैं, या जो उनका जो 10th हाउस है कुंडली का, 11th हाउस है, 7th हाउस है, सेकंड हाउस है, 4th हाउस है, लगन है, कहीं ना कहीं नौवां चार्ट भी हमें देखना होता है। कई बार हम D10 चार्ट भी देखते हैं, मतलब हम डिटेल कुंडलियों के भी एनालिसिस करते हैं। तो उससे चीजें पता लग जाती है क्यों रुकावट है। अगर उस चीज के, उस ग्रह के वो उपाय कर लिए जाएं, तो निश्चित रूप से उन बाधाओं को कम किया जा सकता है। खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन कम किया जा सकता है। स्टेबिलिटी अगर आपकी जीवन में नहीं है, तो उनके लिए मैं बहुत अच्छा उपाय बता के जा रहा हूं। पहले मैं ये बता दूं स्टेबिलिटी क्यों नहीं आती। अगर आपकी कुंडली में कर्म भाव यानी 10वां भाव, 11वां भाव कुंडली का लगन, या 7वें भाव में भी कोई दिक्कत है, तो भी स्टेबिलिटी के इश्यूज आते हैं। पहली चीज, वहां कोई ऐसा ग्रह बैठा है या उनका जो लॉर्ड है वो कहीं पीड़ित अवस्था में है, तो भी स्टेबिलिटी के इश्यूज आते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे प्रमुख ग्रह जो जिम्मेदार है स्टेबिलिटी के, वो मैं राहु मानता हूं। ठीक है, जनरल। बाकी कुंडली में हर कुंडली टू कुंडली अलग ग्रह भी हो सकते हैं, लेकिन राहु रिस्पॉन्सिबल एक प्लानेट है उसके लिए। तो अगर आपके साथ स्टेबिलिटी नहीं है, आपको लग रहा है बार बार जॉब चेंज करनी पड़ रही है, छूट जा रही है, बहुत लंबे समय तक एक जगह टिक करके आप कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में आप ये उपाय कर लीजिएगा। मैं कहता हूं आपका 100% आप कुछ ही समय में, कुछ ही महीनों में फर्क देखेंगे। क्या करना है आपको? 7 तरीके का अनाज आप ले लो। 7 टाइप्स ऑफ ग्रेन, कुछ भी, गेहूं, जौ, चना, चावल, ज्वार, बाजरा, अरहर, मकई, जो मन करे। उसका दलिया मिल जाएगा, ना मिले तो मिक्स वाला दलिया तो मार्केट में मिलता है, वो तो आसानी से मिल जाएगा भाई, वो ले लो। वो आप ले लो, और रोज सुबह उसमें से 3 मुट्ठी दलिया अपने सर के ऊपर से 7 बार घुमाओ और पक्षियों को खिलाना शुरू कर दो। हेल्थ इश्यूज भी खत्म इससे, इस उपाय से। जिनको सीवियर हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं और लंबे समय से चल रहे हैं, दवाई काम नहीं कर रही, वो भी ये उपाय कर लेना। जिनकी जॉब में स्टेबिलिटी नहीं है, वो भी ये उपाय कर लेना। जिनके घर में पैसा नहीं टिकता, वो भी ये उपाय कर लेना। जिनके बिजनेस में अप्स एंड डाउन बहुत ज्यादा होते हैं, वो भी ये उपाय कर लेना। चारों लोगों को ये उपाय बहुत ज्यादा कारगर है, और जिस जिसने ये उपाय किया है, इसके अमेजिंग रिजल्ट्स उन लोगों को मिले हैं। बिलीव मी, लोगों ने 3 3 4 4 महीने बाद आकर के बताया कि हमें इतने अमेजिंग रिजल्ट मिले जो हमने उम्मीद नहीं की थी, जो एक्सपेक्टेड नहीं थे। जो बिजनेस करते हैं लोग, क्या ये उनके लिए भी सेम चीज है, या सेल नहीं आ रही है, बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा है, या उनको कुछ और करना पड़ेगा? देखिए, ये उपाय तो कोई भी कर सकता है, ये बहुत कारगर उपाय है। बिजनेस अगर आपका नहीं चल रहा, तो बिजनेस के लिए कुंडली में जो ग्रह जिम्मेदार है वो बुध प्रमुख रूप से होता है। बाकी आपकी कुंडली टू कुंडली जो ग्रह है वो अलग होते हैं। बुध मेन ग्रह है। कहते हैं कि जिसका बुध अच्छा नहीं होता उसके व्यापार में कभी तरक्की नहीं होती। उसके लिए मैं बहुत प्रबल एक उपाय बता रहा हूं। आप रोज रात को 1 मुट्ठी साबुत मूंग आप भिगो के रखना शुरू कर दो। सुबह उठो, पक्षियों को डालना शुरू कर दो। मैं गारंटी से कह रहा हूं, कुछ ही महीनों में आपके बिजनेस में आप ग्रोथ होती हुई देखेंगे, खुद देखेंगे। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको खुद फील होगी। दूसरा बहुत प्रबल उपाय बता दे रहा हूं जिनका बिजनेस नहीं चल रहा। गाय के अंदर सभी 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। गौ माता के अंदर जो गाय सड़क पर घूम रही हैं, ध्यान दीजिए, जो गौशाला में है, जो कहीं बंधी हुई है, उनको तो खाना मिल रहा है समय से। जो रोड पर घूम रही है उनको खाना समय से नहीं मिल रहा। आप उन गायों को कोई भी सब्जी खिलाना शुरू कर दो, कच्ची सब्जी, बनी हुई नहीं होनी चाहिए भाई। कच्ची सब्जी क्या करना है? जिस समय गाजर का सीजन है, गाजर खिला दो 1 2 किलो। एक गाय को खिलाओ, 10 को खिलाओ, वो आपका अपना बजट है, आपकी अपनी श्रद्धा है। धनिया सस्ता है, धनिया खिला दो। पालक सस्ता है, पालक खिला दो। मूली सस्ती है, मूली खिला दो। आलू सस्ते हैं, जो सीजन चल रहा है, जैसा आपका बजट है, आप ये डेली करना शुरू कर दो। जिसने ये उपाय 2 महीने कर लिया, वो कहेगा कि मेरी तकदीर ऐसे से ऐसे पलटी है। ये मैं भरोसे के साथ कह रहा हूं। और ये बहुत ही प्रबल उपाय है। जिस जिसने ये वो उपाय है जो मैं रेगुलर करता अच्छा, फिर तो सबको करने चाहिए अगर अंकित जी खुद कर रहे हैं तो। हूं। मैं रेगुलर ये उपाय, कुछ उपाय ऐसे हैं जो मैं रेगुलर करता हूँ, हमेशा करता हूँ।
अच्छा, एक मैं एक और। उपाय और देकर के जा रहा हूँ, आपको भी देकर के जा रहा हूँ एक उपाय। हाँ। मैं जब भी किसी पॉडकास्ट में बैठता हूँ, मैं दो लाइन हमेशा बोलता हूँ। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। प्रभु मैं तो बुद्धिहीन हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं सब आपको सौंप रहा हूं, मैं ये शुरू कर रहा हूं। बल बुद्धि विद्या, मुझे बुद्धि भी देना, मुझे विद्या भी देना, मैं जो बोल रहा हूं वो वाणी भी आप ही देना, सब आप जानो। आप भी जब पॉडकास्ट शुरू करते हो, ये बोलना शुरू कर दो, मैं गारंटी कर रहा हूं कुछ ही पॉडकास्ट के बाद आप डिफरेंस देखोगे। चलिए, अच्छी बात है, ये बिल्कुल जरूर करूंगा, मैं अभी तक तो नहीं करता था। बिल्कुल करूंगा और आपको रिजल्ट भी बताऊंगा। बिल्कुल। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज जो लोगों के मन में होती है, कर्जा, क्योंकि लोन आजकल सभी लेते हैं, तो कर्जा हो गया है, लेकिन कर्जे से मुक्ति कैसे मिले? लोगों को बहुत परेशानियां होती हैं, ईएमआई में सैलरी चली जाती है, कोई उपाय बताइए जिससे जल्दी कर्जा खत्म हो जाए। अगर बहुत ज्यादा कर्जा बढ़ता जा रहा है, कई बार तो ऐसा होता है कि एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन, दूसरा चुकाने के लिए तीसरा लोन लोग लेते हैं। तो अगर बहुत ज्यादा कर्जे की समस्या बढ़ती जा रही है और आपके पास कोई रास्ता नहीं निकल रहा, तब आपको ये उपाय करना है। क्या करना है आपको? एक मुट्ठी भुना हुआ आटा और उसमें जरा सी शक्कर मिला के चींटियों को खिलाना शुरू कर दो मुझे। संदीप जी, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करता हूँ। मैं देखिए, मैं ट्रेडिशनल चीजों की बात मैं करता हूँ, परंपराओं की बात मैं करता हूँ, लेकिन उसके साथ मैं साइंटिफिक चीजों की बात करता हूँ। हम ज्योतिष से कैसे जीवन को सुधारते हैं, मैं उसकी भी चर्चा थोड़ी सी कर लेता हूँ। 5 एलिमेंट से मिलकर हमारा शरीर बना है, ठीक है? और उन 5 तत्वों को अगर हमने बैलेंस कर लिया, तो समझ लीजिए कि हमारी बहुत सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। कैसे बैलेंस करना है? ज्योतिष में जो उपाय मैं बताता हूँ, लोग कहते हैं बड़े छोटे छोटे उपाय हैं, उसके पीछे मैं आज साइंटिफिक रीजन आपको बता रहा हूँ संदीप जी। मैं कहता हूं कि आप चींटियों को कुछ ना कुछ खाने के लिए डालो रोजाना। चींटियां पृथ्वी का सबसे छोटा जीव है। आपने अपना अर्थ एलिमेंट स्ट्रॉन्ग कर लिया। मैं कहता हूं मछलियों को आटे की गोली खिलाओ, दाना डालो। आपने अपना वाटर एलिमेंट स्ट्रॉन्ग कर लिया। मैं कहता हूं पक्षियों को आप कुछ ना कुछ जरूर खिलाओ, रोजाना डालो। आपने अपना एयर एलिमेंट स्ट्रॉन्ग कर लिया। मैं कहता हूं पेड़ लगाओ। समझ रहे हो? तो ये सब चीजें अगर हम साइंटिफिकली देखें, तो हम यही सब चीजें करते हैं। उपाय यही है और कुछ नहीं है। उपाय हमें नेचर से जोड़ते हैं, प्रकृति से जोड़ते हैं, भगवान से जोड़ते हैं। अच्छा, भगवान कहते हैं कि मेरी सेवा मत करो, करो या मत करो, ठीक है, लेकिन मेरे भक्तों की सेवा करो। नर सेवा नारायण सेवा। समझ रहे? मानव सेवा ही माधव सेवा है। ये समझना होगा हमें। बस यही तो फर्क है। हम माधव सेवा तो सब कर रहे हैं, वो करिए, मैं भी करता हूं भाई, सबको करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ मानव सेवा भी इंपॉर्टेंट है। हम सबके अंदर भगवान है। अहम ब्रह्मास्मि, मेरे अंदर भी भगवान है, आपके अंदर भी भगवान है। आप सोचिए, मैं कल एक इंसिडेंस में देख रहा था और मैं बड़ा व्यथित हो गया। मैं गाड़ी से निकल रहा था, कहीं मेरा शूट था, मैं वहां से वापस आ रहा था। रास्ते में मैंने देखा काफी भीड़ लगी हुई है। तो मैंने जो मेरे साथ है रहता है लड़का, मैंने उसको बोला बेटा गाड़ी थोड़ी धीमी करो। धीमी करी तो मैंने देखा एक बाइक दो टकराई हुई थी और वहां जो है रोड साइड में जमीन पर दो बच्चे लेटे हुए थे। तो मैंने गाड़ी आगे थोड़ा साइड में रुकवाई और मैं वापस उतर के गया। वहां कम से कम 10 लोग खड़े हैं। कोई वीडियो बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी ने 112 नंबर पे पुलिस को फोन तक नहीं किया। मैं सरप्राइज था। मैंने सबसे पहले पुलिस को फोन किया। एम्बुलेंस, मैंने कहा पुलिस, तुरंत पुलिस आ गई 2 3 4 मिनट में ही। मैंने कहा आप एम्बुलेंस बुलाइए। ज्यादा चोट नहीं थी, लेकिन जो भी है आप इनको सबसे पहले ट्रीट कराइए, फर्स्ट एड कराइए। इनकी एम्बुलेंस आ गई 10 15 मिनट, 20 मिनट में मुश्किल से। और उसके बाद उनको हॉस्पिटल ले गए। तब मुझे लगा मेरी जिम्मेदारी खत्म हुई और फिर मैं आगे बढ़ा वहां से, जबकि मेरा कोई लेना देना नहीं था। लेकिन हमें सोचना होगा, कल को भगवान न करे किसी के साथ ये हो तो कौन रुकेगा? तो हमें अपने अंदर मानवता लानी होगी, हमें अपने अंदर मानवता जगानी होगी। मैं यही ज्योतिष में भी कहता हूं। मैं एस्ट्रोलॉजर से भी कहता हूं, जितने हमारे एस्ट्रोलॉजर भाई बहन है, सबका मैं सम्मान करता हूं, सबका बड़ा स्वागत करता हूं। मैं कहता हूं आप, अच्छी बात है, आपने इस फील्ड को जिंदा रखा हुआ है, इस विद्या को जिंदा रखो। आप आइए, स्वागत है आपका, रिसर्च कीजिए, पढ़िए, इसमें पढ़ाई कीजिए, रिसर्च कीजिए, अपने आप को उस काबिल बनाइए। लेकिन मैं एक चीज हमेशा कहता हूं कि ज्योतिष केवल पैसा बनाने का साधन नहीं है भाई, ज्योतिष भाव का विषय है। मैं ज्योतिष मैं भी करता हूं। मैं ये नहीं कह रहा संदीप जी मैं ज्योतिष से कुछ नहीं कमाता, मेरी आजीविका इसी से चलती है भाई। मैं भी 2 पैसे इससे कमाता हूं। लेकिन सेवा भाव सबसे पहले जरूरी। मैं हमेशा कहता हूं आप अच्छे ज्योतिष बनिए, सबसे कहता हूं जितने भी ज्योतिष इस पॉडकास्ट को सुनेंगे या देखेंगे, मेरा सबसे निवेदन है आप ज्योतिष बनिए। कभी कोई ऐसा काम मत करना जिससे किसी का दिल दुखे। 2 पैसे कम कमा लेना, किसी की बददुआएं कभी मत लेना, किसी का बुरा मत मत करना, किसी को गलत डायरेक्शन मत देना, किसी को फालतू में डराना मत, कभी भी ये कभी नहीं हम्म। करना है भाई। हम्म। ज्योतिष, जिस ज्योतिष के अंदर सेवा भाव नहीं है ना, उसकी प्रेडिक्शन भी सच नहीं होती। ये भी मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं आज। क्योंकि ज्योतिष केवल पैसा बनाने का विषय नहीं, ये हमें समझना होगा। अब एक और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सबके दिमाग में रहता है कि
कई लोग एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि इतने दूर बैठे कैसे मंगल और शनि कैसे एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। प्लीज क्या इसे समझा सकते हैं आप? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, स्पेशली उनके लिए जो लोग एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते। मैं बड़ा एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। आपने कभी सुना है समुद्र में हाई टाइड्स लो टाइड्स आते हैं, जिसको ज्वार भाटा बोलते हैं? उसके पीछे की साइंटिफिक रिसर्च अगर हम करते हैं तो वो क्यों आते हैं? जब चंद्रमा के और पृथ्वी के बीच की दूरी घटती है तो वो पानी को अपनी तरफ खींचता है। अच्छा, पानी कोई क्यों खींचता है? मिट्टी तो नहीं खींचता, बाकी कुछ आग तो नहीं खींचता, केवल पानी खींचता है। इट मीन्स जो ज्योतिष कहता है कि चंद्रमा पानी का कारक है, वो सही कहता है। ठीक है। अच्छा, वो पानी को अट्रैक्ट करता है और समुद्र में ज्वार भाटा यानी हाई टाइड्स लो टाइड्स आते हैं। ठीक है। अब मैं ये पूछ रहा हूं, इतने दूर बैठा चंद्रमा जब इतने बड़े समुद्र को हिला देता है, आपकी बॉडी में 70-80% क्या है? पानी। पानी। और उसमें भी आपके ब्रेन में क्या है? मैक्सिमम पार्ट लिक्विड्स। हम्म। तो क्या आपको लगता है कि आपकी बॉडी पर, आपके ब्रेन पर उसका इफेक्ट नहीं होगा? 100% होता है। बस हम उसको मेजर नहीं कर पाते। उसको मेजर करने का अगर कोई तरीका है तो वो ज्योतिष है। और संदीप जी, मैं खुलेआम बोलता हूं, डंके की चोट पर बोलता हूं, जिसको लगता हो ना ज्योतिष में कुछ नहीं है, ज्योतिष से कुछ नहीं होता, हम ज्योतिष को नहीं मानते, वो मेरे पास आ जाना, मैं आंखें खोल दूंगा कि ज्योतिष कैसे काम करता है। एक चीज तो उनको लानी पड़ेगी, अपनी डेट ऑफ बर्थ, वो सारी डिटेल वो तो वो लानी तो पड़ेगी। डेफिनेट है, बिना उसके लिए डेटा के तो कुछ नहीं है। बिना डेटा के कुछ नहीं है। कई लोगों का ऐसा भी होता बिल्कुल। है ना कि जो 80s में पैदा हुए हैं, 90s में पैदा हुए हैं, कईयों की डेट ऑफ बर्थ, एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होती कई लोगों को, जो गांव वगैरह में होते हैं। टाइम पता नहीं होता, तो ऐसे लोगों का कैसे क्या किया जा सकता है? उसके लिए प्रश्न कुंडली एक माध्यम होता है जिससे उनके प्रश्नों का जवाब दिया जा सकता है। अच्छा, जो जो उनके समस्याएं जी। वगैरह है उससे हाँ जी, रिलेटेड। हाँ जी, उसका समाधान हम समस्या का बता देते हैं, प्रश्नों का जवाब उनका हम दे देते हैं। ओके ओके। अच्छा, जी। एक और क्वेश्चन है कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि अभी वैसे तो इतनी महंगाई हो गई है, लेकिन घर लेना तो सबका सबका एक तरीके से सपना होता है। तो जो लोग घर नहीं ले बिल्कुल। पा रहे हैं, 2026 अभी आने वाला है, क्या उपाय करें कि वो जो घर नहीं ले पा रहे हैं इतनी महंगाई के चलते भी वो घर ले पाए? देखिए, दो तरीके की चीजें संदीप जी यहाँ पे आती हैं। पहली चीज तो कि आपका बजट ही नहीं है लेकिन आप घर लेना चाह रहे हैं, तो मैं, सीधी सी बात है, किसी को मैं फाइनेंशियल हेल्प मैं नहीं कर सकता। आपको पैसा तो इकट्ठा ही करना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे केसेस हमारे पास ऐसे आते हैं जहां लोग पैसा लेके घूम रहे हैं, सब कुछ है, लोन होने को तैयार है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी घर नहीं खरीद पा रहे। उन लोगों के लिए एक रामबाण उपाय मैं बता दे रहा हूँ। 8 सीमेंट के कट्टे किसी भी शनिवार के दिन शनि की होरा में किसी ऐसे मंदिर में दान कर देना जहां कंस्ट्रक्शन का कोई कार्य चल रहा हो। शर्त यह है कि सीमेंट देना है, पैसे नहीं देने भाई। ठीक है, ये कंडीशन है। ये कर देना, 100% है कि कुछ ही महीनों में घर का योग बन जाएगा। बड़ा साधारण सा उपाय है। 8 सीमेंट के कट्टे शनिवार के दिन शनि की होरा में दान करने। 100% है कि कहीं ना कहीं घर का योग बन जाएगा। और एक महा उपाय है, जो लोग ये भी नहीं कर सकते उनके लिए बता देता हूं। अगर आपको लग रहा है कि बहुत प्रयास कर रहे हो फिर भी घर का योग नहीं बन रहा, तो चले जाना हनुमान जी के मंदिर, एक ध्वजा ले जाना, केसरिया रंग का, नारंगी रंग का, जिस पर श्री राम लिखा हो, और जाकर के हनुमान जी के आगे उसको फैला देना कि प्रभु ये आपकी झोली में डालने आया हूं मैं। ठीक है। और उस पर वहां जो पंडित जी वो रखते हैं ना सिंदूर वगैरह, उससे वहां स्वास्तिक भी बना लेना। उसको वापस ले आना और घर की छत पर, जहां भी आप रहते हो, किराए के मकान में रहते हो, जहां भी रहते हो, वहां उसको ला करके लगा देना। और ये उपाय किसी भी पूर्णिमा के दिन किया जा सकता है। किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन करोगे तो और अच्छा रहेगा। ये कर लेना। 100% मैं कह रहा हूं, आपके घर के बनने के रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। ये मेरी गारंटी है। और ये ऐसा उपाय है जो लोगों ने किया है, उनको ट्रमेंडस रिजल्ट मिले हैं। इससे उन लोगों के भी मकान बन गए जिन्होंने सोचा नहीं था। मैं आपसे वही पूछना चाह रहा था कि आपने दूसरा उपाय बता दिया, क्योंकि कई लोग होते हैं जो बाहर रहते हैं, जैसे मैं रहता हूँ, और भी कई लोग एनआरआईज होते हैं, वो कहते हैं यार सीमेंट का कट्टा यहाँ पे कहाँ मंदिर में काम चल रहा है, सीमेंट के कट्टे कहाँ से लाए, क्या करें? इसलिए जो मैंने दूसरा उपाय भी बता दिया। बिल्कुल, जो ध्वजा की वो बात की आपने, वो आई होप कि वो काम करे। अच्छा, अभी न्यू ईयर भी आ रहा है, तो क्या उपाय करें कि पूरा साल अच्छा जाए, पैसा भी खूब मिले, जो बिजनेस करते हैं उनका बिजनेस भी बढ़े, सबके लिए लाभकारी हो? बिल्कुल, एक महा उपाय मैं बता देता हूँ जो सभी लोग कर सकते हैं, और इसको हर व्यक्ति करे। मैं तो कहता हूँ अगर सबने करा तो बहुत ही बड़ा प्रबल उपाय है ये। क्या करना है आपको? किसी भी शिव जी के मंदिर में आप चले जाइएगा। साल के पहले दिन कर लो, साल के पहले सोमवार को कर लो तो और बढ़िया। कहीं से अगर शुद्ध चंदन की लकड़ी आपको मिल जाए, आराम से मिल जाएगी, थोड़ा ढूंढनी पड़ेगी लेकिन मिल जाती है।
ठीक है, आसानी से नहीं मिलती। शुद्ध चंदन की लकड़ी वो मिल जाए। मंदिर में आपने देखा होगा लोग चंदन घिस करके भगवान शिव को अर्पण करते हैं। वहां वो लकड़ी आप चढ़ाया ना चंदन की, बस भगवान शिव पर थोड़ा सा घिस के लगा देना, बाकी लकड़ी वहां रख देना। ये जिसने पहले साल के सोमवार को कर दिया, पूरा साल खुशियों से भर जाएगा। विश्वास करना, उस चंदन को घिस करके लोग भगवान पर लेप करेंगे और उसका फल कहीं ना कहीं आपको बैकग्राउंड में मिलता रहेगा, और आपका पूरा वर्ष खुशियों से भर जाएगा। ये महा उपाय है। और हर व्यक्ति, किसी भी राशि का हो, किसी भी मूलांक का हो, कोई भी पर्सनैलिटी नंबर हो, कोई भी डेस्टिनी नंबर हो, किसी भी लगन का हो, कोई भी हो, किसी भी रिलीजन का हो, सब कर सकते हैं। महा उपाय है। पूरा वर्ष आप देखेंगे कि उनके बहुत सारे काम जो अटके हुए हैं वो निकल जाएंगे। बिजनेस नहीं चल रहा है तो कहीं ना कहीं ग्रोथ दिखने शुरू हो जाएगी। नौकरी में दिक्कत है तो वो खत्म हो जाएगी। संतान में कोई बाधा है तो वो खत्म हो जाएगी। पति पत्नी में झगड़े हैं, कलेश है, वो कम हो जाएगा। ये महा उपाय है। अच्छा, एक चीज और, कई लोग जो बैठे होंगे वो, कई बार मैं देखता हूँ कुछ लोग इस पर रील भी बनाते हैं। जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है उनके लिए भी कुछ उपाय है कि क्या करें वो जिससे उनकी शादी हो जाए? संदीप जी, अगर शादी में बहुत ज्यादा डिले हो रहा है तो मैं कहता हूँ कि किसी अच्छे ज्योतिष के पास जाओ, अपनी कुंडली दिखा लो। बिना कुंडली का डिटेल एनालिसिस करें, एग्जैक्ट रीजन, एक्चुअल रीजन हमें पता नहीं चल पाता कि क्यों शादी नहीं हो रही है। कौन सा ग्रह या कौन सा भाव जो है उसमें बाधा उत्पन्न कर रहा है, फिर हम उसके अकॉर्डिंग उसको ठीक कर सकते हैं, उसको बैलेंस कर सकते हैं, या उसके कुछ रेमेडीज बताई जा सकती हैं। लेकिन जब तक आप किसी ज्योतिष के पास नहीं जा रहे, कुंडली नहीं दिखा पा रहे हो, तब तक के लिए महा उपाय बता रहा हूँ। दोनों, लड़का या लड़की, दोनों इसको कर सकते हैं। 1.25 किलो चने की दाल 3 बृहस्पतिवार लगातार मंदिर में दान कर देना, किसी भी मंदिर में, कहीं भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल 3 बृहस्पतिवार करना है, पहला उपाय। दूसरा उपाय, हर बृहस्पतिवार पके हुए केले का दान किसी हाउसकीपिंग स्टाफ को करना शुरू कर दो। ये 2 उपाय करवा दो, निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं शादी का कहीं ना कहीं से योग बन जाएगा, रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। रिश्ते में बात अटक रही है तो वो बननी शुरू हो जाएगी। अच्छा, एक इस पे हमने थोड़ी सी चर्चा तो की थी, पैसे से रिलेटेड जो था, पैसा जी। रुकता नहीं है और उसमें कोई ऐसा उपाय है जिससे कि पैसा टिकने लगे। और दूसरी चीज इसमें, कई लोग जो नौकरी भी करते हैं और बिल्कुल उनका पैसा बच भी नहीं पाता है थोड़ा सा भी, वो क्या कर सकते हैं, एक बार और थोड़ा बताएंगे? अपने घर के नॉर्थ ईस्ट को क्लीन रखना शुरू कर दो। जिस जिसके घर में नॉर्थ ईस्ट में गंदगी होगी वहां पैसा नहीं टिकेगा। जिस जिसके घर के नॉर्थ ईस्ट में रेड कलर का इस्तेमाल हुआ होगा, चाहे वो कर्टेन्स हो सकते हैं, चाहे वो कोई शो पीस हो सकता है, चाहे वो वॉल पेंट हो सकता है, चाहे वो कोई वॉलपेपर हो सकता है, कुछ भी, कोई भी रेड कलर का यूज यदि आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में हुआ है तो वो आपके नुकसान का कारण बनता है, आपकी कॉन्सेंट्रेशन घटती है। जब आपकी कंसंट्रेशन घटेगी तो आपका काम धंधा भी डाउन होगा, डेफिनेट है। काम धंधा डाउन होगा तो सीधी सी बात है, पैसे में दिक्कत आएगी भाई। ठीक है। दूसरा, आपके नॉर्थ ईस्ट में कोई भी हैवी सामान, जिम का सामान, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर, कोई भी ऐसी चीज नहीं रखी होनी चाहिए। उसको जितना हम लाइट वेट रखेंगे उतना जीवन में हमारी उन्नति के रास्ते खुलेंगे, उतना जीवन में हमारे अपॉर्चुनिटीज ज्यादा आएंगी। ये डेफिनेट है। इनफैक्ट मैं तो कहता हूं कि जिसने अपने घर का नॉर्थ ईस्ट में चेक कर लो भाई, जिस जिसके घर के नॉर्थ ईस्ट में रेड कलर का इस्तेमाल हुआ है, उनके बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता होगा, कंसंट्रेशन ही नहीं होगा बच्चों का। जो उनके घर में काम करने वाले लोग हैं उनका दिमाग हमेशा अपसेट रहता होगा, ड्यूअल स्टेट ऑफ माइंड रहते होंगे वो। ये बहुत छोटा सा हम्म। उपाय है, करना शुरू करो। दूसरा, जो भी लोग, चाहे वो बिजनेस कर रहे हैं चाहे वो नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में तो आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, स्पेशली जो बिजनेस कर रहे हैं जिनका अपना केबिन है, अपना ऑफिस है, ठीक है, या जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, वो बच्चे जब पढ़ाई करें, या जो उनके ऑफिस में जो आगे वो लगा होता है काउंटर, जहां वो बैठते हैं उसके आगे एक मेज लगी होती है, उस टेबल के जो कॉर्नर्स हैं वो एकदम शार्प नहीं होने चाहिए, वो हल्के से राउंड होने चाहिए। जब तक वो शार्प रहेंगे आपके जीवन में दिक्कतें आती रहेंगी, आपके जीवन में बाधाएं आती रहेंगी, आपके जीवन में ऑब्स्टेकल्स आती रहेंगी। ये छोटा सा चेंज कर लो, विश्वास कीजिएगा आपके व्यवसाय को चार चांद लग जाएंगे, आपका बच्चा पढ़ाई में मन लगाना शुरू कर देगा, उसका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाएगा, उसकी मेमोरी अच्छी हो जाएगी, और वो क्लास में ऊपर बढ़ना शुरू कर देगा। गाड़ी की भी बात करते हैं, गाड़ी लेनी होती है कई बार, इस तरीके कुछ टाइमिंग वगैरह कुछ ऐसी होनी चाहिए जिस पे गाड़ी लेनी चाहिए, या मुहूर्त के हिसाब से चलें, क्या क्या करना चाहिए जब गाड़ी ले तो? वैसे तो मैं हमेशा कहता हूँ भाई कि गाड़ी लेने के लिए मुहूर्त कम, जेब में पैसे ज्यादा होने चाहिए, ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन आजकल तो आप बिना पैसे के भी चाहिए तो लोन पर बड़ी आसानी से गाड़ी आपको मिल जाती है और आप लेकर के आ सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। मैं तो चाहता हूँ सबके पास गाड़ी हो 2026 में। लेकिन एक चीज यहाँ पर कहना बहुत जरूरी है, पहले तो जो भी लोग गाड़ी खरीद रहे हैं 2026 में, उनको स्पेशली बता रहा हूँ, 4 और 8 नंबर की गाड़ी मत लेना, प्लीज मत लेना, अवॉइड करना। ब्लैक और ब्लू कलर आपको अवॉइड करना है।
बहुत लोगों का शौक है, बहुत लोग ब्लैक गाड़ी रखते हैं, आजकल बड़ा क्रेज है ब्लैक का, ठीक है। बट फिर भी मैं कहता हूँ हो सके तो ब्लैक और ब्लू अवॉइड करना। फिर भी ब्लैक लेनी है तो किसी को कुंडली दिखाने के बाद ही लेना, क्योंकि ब्लैक और ब्लू हर किसी को पलता नहीं है, हर किसी को सूट नहीं करता, ठीक है। और 4 और 8 नंबर तो आपकी गाड़ी का टोटल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वो आपके लिए कहीं ना कहीं दुखों का, कहीं ना कहीं परेशानियों का, कहीं ना कहीं दरिद्रता का, कहीं ना कहीं और ज्यादा संकटों का कारण बन सकता है। ये हमें बहुत ध्यान देना होगा। दूसरा, अगर आप चाह रहे हैं कि आपके जीवन में लग्जरी हो, आपके पास गाड़ी नहीं आ पा रही है और बहुत कुछ भी समस्या आपकी हो सकती है, ऐसे में मैं एक महा उपाय बता रहा हूँ, करना शुरू कर दीजिए, 100% आपके पास गाड़ी हो जाएगी। 100 कहां से होगी? देखो मैं सीधी बात करता हूँ, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करता हूँ संदीप जी। गाड़ी कब होगी? जब पैसे आएंगे। तो मेरे जितने उपाय होते हैं उसमें सबसे पहले बैकग्राउंड में क्या होता है कि पैसे का फ्लो बढ़े। जब आपकी इनकम बढ़ेगी तभी आप गाड़ी ले पाएंगे, तभी आप घर ले पाएंगे, तभी आप लग्जरी लाइफ जी पाएंगे, तभी आप बाहर डाइन आउट कर पाएंगे, लंच कर पाएंगे, फैमिली को आउटिंग पे ले जा पाएंगे, छुट्टियों पर जा पाएंगे, वेकेशन पे जा पाएंगे। सीधी सी बात है, तभी जा पाएंगे ना, जब आपके पास पैसे होंगे। तो मेरे जो उपाय होते हैं वो सारे पैसे को लेकर के होते हैं कि आप पैसे बढ़ाइए। पैसे कैसे बढ़ेंगे? मैं हमेशा कहता हूँ 50% आपके कर्म और 50% आपके ग्रह नक्षत्र, दोनों मिलकर के आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। ग्रह नक्षत्र कैसे फेवरेबल होंगे वो मैं बताऊंगा, कर्म आपको करना पड़ेगा। आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ तो कहीं से कुछ नहीं होगा, बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। क्या करना है? ऐसे लोगों को आटे की छोटी छोटी गोली बना के मछलियों को खिलाना शुरू कर दो। आपके जीवन में भाग्य का दरवाजा आपके लिए खुलना शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ ये मैं। बहुत छोटा उपाय है लेकिन बहुत इफेक्टिव है भाई। जिसने किया उसकी तकदीर के ताले खुल गए संदीप जी। ये अच्छा, इतना एक महा उपाय है। बिल्कुल, और एक और मेरे को ध्यान आया, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई लोग क्या होते हैं कि कुछ डिसीजन लेने में है ना, कई बार कि ये करूं ये ना करूं, मन ड्यूअल विचलित स्टेट रहता ऑफ है। माइंड बने रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसे लोगों को जिनमें कंफ्यूजन ज्यादा रहती है, क्या उसके लिए भी कुछ उपाय है या क्या करना चाहिए? 100 में से 90 कुंडली अगर देखोगे तो उनकी कुंडली में गुरु राहु साथ बैठे होंगे, या राहु चंद्र साथ बैठे होंगे, या राहु सूर्य साथ बैठे होंगे। ये तीन पोजीशन 90% कुंडली में जो लोग ड्यूअल स्टेट ऑफ माइंड होते हैं मिलेगी ही मिलेगी। ये मैं 100% कह सकता हूं। 100 में से 90 कुंडली में यही प्रॉब्लम है। अगर ये है तो भैया इसका उपाय करा लो, बेहतर रहेगा। जब तक आपको ज्यादा लग रहा है कि आप ड्यूअल स्टेट ऑफ माइंड हो रहे हैं, डिसीजन ले ही नहीं पा रहे हैं, तब तक फिर मैं कहता हूं आप अपने डिसीजन भगवान पे छोड़ दो। सबसे बड़ा चीज, बहुत अच्छी चीज मैं बता के जा रहा हूँ संदीप जी। जब भी आप भी कहीं फंस जाओ, आपको लगे मुझे ये काम करना है नहीं करना है, अच्छा रहेगा बेकार रहेगा खराब रहेगा कैसा रहेगा, तभी आप ये कार्य कर लेना। आप अपने घर के मंदिर के सामने 2 मिनट खड़े हो जाना, आंख बंद करके प्रभु से प्रार्थना करना। जिस भी रूप में आप भगवान को मानते हैं, आप हनुमान जी को मानते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ लेना और फिर पूछना प्रभु मुझे ये कार्य करना है, मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपके अंदर से आवाज आएगी हाँ या ना, गारंटी से कह रहा हूं। करके देख लेना, आपको जवाब मिल जाएगा और फिर उस काम को प्रभु के ऊपर छोड़ देना, समर्पित कर देना, भगवान उस काम को सफल अपने आप बना दे। अच्छा, एक और लास्ट क्वेश्चन। ये तो हो गया मन विचलित होने की बात। कई लोग क्या होते हैं कि काम करते रहते हैं, जहां भी आजकल बहुत सारी ऐसी रीलें भी चलती हैं कि यार मैं जिस भी चीज में हाथ डालता हूँ वही चीज खराब हो जाती है। कुछ भी कर लो वही चीज खराब हो जाती है। एक जनरल मतलब बिना कुंडली के अगर कोई ऐसा उपाय हो जो सभी लोग कर सकते हैं, क्या होगा? हनुमान चालीसा महा उपाय है, उपायों का उपाय है वो। मैं हमेशा बोलता हूँ रोज सुबह घर से निकलो तो हनुमान चालीसा पढ़ के निकलो। आपका बच्चा सुबह स्कूल जा रहा है तो इंश्योर करो कि हनुमान चालीसा पढ़ के जाए। लोग दिक्कत पता है कहाँ है संदीप जी? लोगों को बारह सब कुछ है, करना कुछ नहीं है। अब वो प्रॉब्लम है भैया, ऐसे नहीं होगा। आपको करना तो पड़ेगा, बिना करे आप नहीं आगे बढ़ सकते हो। ये महा उपाय, उपायों का भी उपाय है। कलयुग में एकमात्र देवता है हनुमान जी जो पृथ्वी पर आज भी विचरण करते हैं। साक्षात देवादिदेव महादेव के अवतार हैं, रुद्रावतार कहा गया है उनको। माँ जानकी का आशीर्वाद है उनको। और प्रभु श्री राम के सेवक हैं वो। और जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करहूं सब कोई। जिस पर प्रभु की कृपा हो जाती है उस पर सबकी कृपा उस पर हो जाती है। और प्रभु श्री राम की कृपा किस पर होती है? जिस पर हनुमान जी की कृपा होती है। ये महा उपाय है भाई, सबको करना चाहिए। सुबह आप घर से निकलो, चाहे आप या आपका बच्चा, हनुमान चालीसा पढ़ के ही निकलो। आप अपनी तकदीर के रास्ते खुद तय करना शुरू कर देंगे। विश्वास कीजिए, लोग आपके सामने नतमस्तक होंगे, झुकेंगे और आपकी बातों से इंप्रेस होना शुरू हो जाएंगे। कंटिन्यू, एक ऐसा उपाय है जो मैं बचपन से कर रहा हूं, पता नहीं कब से और आज तक कर रहा हूं, कंटिन्यू करता हूं। हमेशा सबको करना चाहिए, बहुत बड़ा उपाय है। बिल्कुल, हनुमान चालीसा तो मैं भी डेली पढ़ता हूँ। एक बार ये हो गया, घर से अगर कदम भी बाहर रखा है तो गाड़ी में बैठते ही सबसे पहले वही होता है, हनुमान चालीसा। हाँ लेकिन कोशिश करो घर से करके तब कदम बाहर अच्छा, रखो। घर से करके, ओके, हाँ बिल्कुल जी। बिल्कुल, हाँ। अच्छा, आप ऐसा कुछ है जो आप भी किसी को
यहाँ पे जितने लोग देख रहे हैं कुछ बताना चाहते हैं कि कुछ ऐसा कुछ हो जो सबको मैं करना दो चाहिए या कुछ फॉलो। चीजें यहाँ पर संदीप जी कहना चाहूंगा दर्शकों से। पहले तो आप सभी को अंग्रेजी नववर्ष की शुभकामनाएं जो आने वाला है। हमारा हिंदू नववर्ष तो अभी संवत्सर 2083 मार्च में प्रारंभ होगा। हम्म। शुक्ल पक्ष के चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होता है वो। हम्म। तो वो तो शुरू होना बाकी है संवत्सर 2083, लेकिन अंग्रेजी नववर्ष की शुभकामनाएं। मैं एक ही चीज कहूंगा, आप सबसे पहले तो ज्योतिष को समझना होगा। ज्योतिष है क्या, ज्योतिष कैसे काम करता है, ज्योतिष का सिद्धांत क्या है। ठीक है, अभी आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत ज्यादा ट्रेंड्स में, कई सारे रील देखता हूँ, कई सारे पॉडकास्ट मैं भी देखता हूँ, सोशल मीडिया मैं भी चलाता हूँ भाई, ठीक है। तो हम्म। मैं देखता हूँ कई सारे लोग चुटकी बजा करके भाग्य बदल रहे हैं, कई सारे लोग कह रहे हैं तेज पत्ते पर 3 और 6 लिख लो भाग्य बदल जाएगा, हम्म। उसको जला दो यूनिवर्स में आपका मैसेज चला जाएगा। घुटने पर 3 और 6 लिख लो, या रेड कलर से ये नंबर लिख लो, या पिंक कलर से या ग्रीन कलर से, घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा, हाथ का दर्द ठीक हो जाएगा, सर का। अरे भाई क्या करना चाह रहे हो? फिर इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स जो पढ़ के आते हैं उनका क्या काम है? उनका कार्य है, ज्योतिष का कार्य किसी का ट्रीटमेंट करना है ही नहीं, ज्योतिष डॉक्टर नहीं होते। तो अगर किसी को बीमारी है तो किसी डॉक्टर के पास जाना है, ज्योतिष के पास नहीं जाना है। हाँ, बीमारी अगर ज्यादा चल रही है तो आप ट्रीटमेंट करा रहे हो, इलाज अच्छा करा रहे हो, लेकिन फिर भी लाभ नहीं हो रहा, तो ज्योतिष को कुंडली दिखा लो, हो सकता है उसके साथ में कुछ उपाय कर लो तो लाभ हो जाए, लेकिन ट्रीटमेंट डॉक्टर ही करेगा। तो हमें समझना होगा संदीप जी कि ज्योतिष कौन है। ठीक है, ज्योतिष वो नहीं है जो आपको डराए, ज्योतिष वो नहीं है जो आपको बरगलाए, ज्योतिष वो नहीं है जो आपको बहकाए, ज्योतिष वो नहीं है जो आपको कहीं ना कहीं चुटकी बजा के धन दिलाए, ज्योतिष वो नहीं है जो रातों रात करोड़पति बनाए, नहीं। ज्योतिष कौन है? जो आपकी कुंडली को डिकोड कर पाए। कुंडली आपका जीवन का लेखा जोखा है, उसको डिकोड करना आसान नहीं होता, बहुत बड़ी रिसर्च उसके पीछे चाहिए होती है। तो जो कुंडली को प्रॉपर डिकोड कर ले, आपकी कुंडली का प्रॉपर एनालिसिस कर पाए, ज्योतिष वो है। और फिर आपको गाइडेंस दे पाए कि इस रास्ते पर आप चलिए, आपका जीवन बदलेगा, और बदलता है। और लाखों लोगों का जीवन भारतवर्ष में या दुनिया में ज्योतिष के माध्यम से बदला है। तो आज भी संभव है। बस जरूरत है तो अच्छे ज्योतिष का चुनाव करें, जैसे आप अच्छे डॉक्टर का चुनाव करते हैं वैसे ही अच्छे ज्योतिष का चुनाव करिए। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं, और बहुत सारा आप सभी को मेरा प्यार, और आप सभी पर प्रभु श्री राम की कृपा, असीम कृपा बनी रहे। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित भाई। और जो लोग भी अंकित भाई से कनेक्ट करना चाहते हैं तो मैं इनका डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगेन जैसा कि अंकित भाई ने कहा, आपकी मर्जी है जिससे भी आपको करना, लेकिन अपना जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसके निवारण के लिए करिए जरूर। अंकित भाई का नंबर वहां पे होगा, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बट बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए और सारी जानकारी शेयर करने के लिए। अंकित भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। आपका बहुत आभार। जय श्री राम, जय श्री राम।